नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर। राजनीति के धुरंधर अब बीजेपी को लेकर खुलकर ये कहने लगे हैं कि आखिर नरेंद्र मोदी के बाद बीजेपी का भविष्य किसके हाथ में है, क्योंकि अमित शाह, नितिन गडकरी की उम्र हो चली है। ऐसे में यूपी के मुख्यमंत्री और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ही बीजेपी के भविष्य के नेता सामने आते हैं। ऐसे में आखिर कौन होगा बीजेपी का नेता? तो आज बीजेपी के भविष्य के पीएम की बात हम करेंगे और बात करेंगे देवेंद्र फडणवीस की। लेकिन हम देवेंद्र फडणवीस की बात करें उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको हमारी ये खबर पसंद आए तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कहने वाले कहते हैं कि आरएसएस देवेंद्र फडणवीस को भविष्य के पीएम के लिए तैयार कर रही है। इसके साथ ही साथ राजनीतिक विश्लेषक और बीजेपी की राजनीति पर पकड़ रखने वाले लोगों का कहना है कि अब बीजेपी के भविष्य के नेताओं में दो लोगों पर ही बीजेपी दांव लगा सकती है। पहले हैं देवेंद्र फडणवीस, दूसरे हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सीएम योगी। लेकिन कुछ का कहना है कि एक कट्टर छवि योगी को पीएम बनने नहीं देगी तो देवेंद्र फडणवीस को पीएम बनने से कोई रोक नहीं सकता। जानकारी के मुताबिक देवेंद्र फडणवीस का जन्म नागपुर के ब्राह्मण परिवार में हुआ। उनके पिता गंगाधर राव राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े हुए थे और राज्य विधानसभा परिषद के भी वो सदस्य रहे। अपने विद्यार्थी जीवन से ही वो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़ गए थे। नाम देवेंद्र फडणवीस, जन्म स्थान 22 जुलाई 1970 महाराष्ट्र, शिक्षा स्नातक, पिता का नाम गंगाधर फडणवीस, माता का नाम सरिता फडणवीस, जीवन साथी का नाम अमृता रानाडे, संतान एक बेटी, पार्टी का नाम भारतीय जनता पार्टी। 90 के दशक में राजनीति में प्रवेश करने वाले फडणवीस का परिवार पहले से ही राजनीति में था। उनके पिता जनसंघ के नेता थे और उनकी चाची शोभा फडणवीस बीजेपी शिवसेना की पहली सरकार में मंत्री थी। 90 के दशक में वो नागपुर के मेयर थे और पहली बार 1999 में राज्य विधानसभा के लिए चुने गए। दिलचस्प बात यह है कि मुख्यमंत्री बनने से पहले उनका प्रशासनिक अनुभव मेयर के पद तक ही सीमित था। इसके पहले वो कभी किसी मंत्री के पद पर नहीं रहे। जानकारी आपको यहाँ ये भी देते चले कि जब देवेंद्र फडणवीस ने नागपुर में अपनी राजनीतिक पारी की शुरुआत की तब पूरे विदर्भ और नागपुर में अकेले बीजेपी नेता नितिन गडकरी की तूती बोलती थी। फडणवीस ने गडकरी के मार्गदर्शन में ही राजनीति का कहरा सीखा। बाद में जैसे जैसे बीजेपी के अंदरूनी समीकरण बदलने लगे वैसे वैसे फडणवीस ने गडकरी से खुद को दूर कर लिया और पार्टी में उनके विरोधी माने जाने वाले गोपीनाथ मुंडे का हाथ थाम लिया। इस नजदीकी की बदौलत फडणवीस राज्य में पार्टी के प्रमुख पद तक भी पहुंचने में कामयाब रहे। 2014 के महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से ठीक पहले शिवसेना ने बीजेपी से गठबंधन तोड़ लिया। बावजूद बीजेपी ने राज्य की 288 में से 122 सीटों पर जीत दर्ज की। इससे पहले 2009 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को राज्य में मात्र 46 सीटें मिली थी। बतौर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र फडणवीस ने जिस तरह से चुनावी रणनीति तैयार की उसने पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को हिलाकर रख दिया। उससे पहले भी देवेंद्र फडणवीस 3 बार 1999, 2004 और 2009 विधानसभा चुनाव जीत चुके थे, लेकिन उन्हें कभी मंत्री पद नहीं मिल सका था। लेकिन 2014 में उन्होंने विधानसभा सीटें जीती और सीधे मुख्यमंत्री की कुर्सी पर जा बैठे। उसके बाद फडणवीस शिवसेना को अपनी शर्तों पर गठबंधन में शामिल करने में कामयाब रहे। एक जानकारी और देते चलें कि इससे पहले कांग्रेस एनसीपी गठबंधन ने लगातार 3 बार राज्य में सरकार बनाई थी, लेकिन फडणवीस ने पहली बार बीजेपी को बड़े भाई का एहसास कराया, नहीं बीजेपी शिवसेना के पीछे ही घूमती थी। कैसे आया फडणवीस के हाथ सीएम पद? लोकसभा चुनाव 2014 में नरेंद्र मोदी और अमित शाह के नेतृत्व में बीजेपी की केंद्र में सरकार बनी, जो नितिन गडकरी के लिए अच्छा नहीं था। अन्य राज्यों में बीजेपी की रणनीति अल्पसंख्यक समुदाय के मुख्यमंत्री बनाने की रही है। हरियाणा में गैर जाट मनोहर लाल खट्टर, झारखंड में गैर आदिवासी रघुबर दास और महाराष्ट्र के में गैर मराठा देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री बनाया गया। इसका फायदा ये हुआ कि महाराष्ट्र में बीजेपी को गैर मराठाओं का भी समर्थन मिला। मुख्यमंत्री बनाए जाने के बाद देवेंद्र फडणवीस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कार्यशैली को खुद अपनाया। महाराष्ट्र के राजनीतिक इतिहास में बहुत कम राजनेता ऐसे हुए हैं जिन्होंने अपना मुख्यमंत्री का कार्यकाल पूरा किया हो। कैसे महाराष्ट्र के छत्रप बने?
आप जानते हैं कि जब भी आप किसी पद पर आते हैं तो वहां पर कई और प्रतिद्वंदी आपके सामने रहते ही रहते हैं। ठीक उसी तरह फडणवीस को अपनी पार्टी के अंदर ही प्रतिद्वंदिता का सामना करना पड़ा। नितिन गडकरी, एकनाथ खड़से, पंकजा मुंडे, विनोद तावड़े और चंद्रकांत पाटिल सरीखे नेताओं को फडणवीस का मुख्य प्रतिद्वंदी माना गया। इनसे अलग गडकरी को केंद्र में अहम पद दे दिया गया ताकि स्वाभाविक रूप से राज्य की राजनीति में उनका कद कम हो जाए। दूसरी तरफ एकनाथ खड़से, पंकजा मुंडे और विनोद तावड़े जैसे नेताओं को राज्य में मंत्री का पद तो दिया गया, लेकिन समय समय पर उनके सामने परेशानियां आती रही और वो विवादों में घिरते रहे। पहले खड़से पर भ्रष्टाचार का आरोप था, लिहाजा उन्हें अपना मंत्री पद खोना पड़ा। बाद में न तो उन्हें कभी कैबिनेट में लिया गया और न ही इस चुनाव में उन्हें टिकट ही दिया गया। विनोद तावड़े फर्जी डिग्री और स्कूल के लिए सामानों की खरीद फरोख्त में अनियमितता की वजह से मुश्किलों में पड़ गए। वहीं पंकजा मुंडे पर भी चिक्की खरीद मामले में आरोप लगा। इन सभी मामलों का सीधा राजनीतिक लाभ देवेंद्र फडणवीस को मिला और कुछ वैकल्पिक नेताओं को मजबूत बनाया गया ताकि ऊपर बताए गए सभी नेताओं के लिए अब आगे आना मुश्किल हो। और उसके बाद बीजेपी के महाराष्ट्र में एक छत्रप नेता वो बन गए। मराठा समुदाय का कैसे किया सामना? जानकारों की माने तो फडणवीस के सामने एक और बड़ी चुनौती मराठा वर्चस्व का सामना करना पड़ा उन्हें। महाराष्ट्र आरक्षण की मांग को लेकर वो सड़कों पर उतर गए और राज्य भर में बड़ी बड़ी रैलियों का आयोजन किया गया। इससे फडणवीस को परेशानियों का सामना करना पड़ सकता था, लेकिन फडणवीस ने मराठा समुदाय को आरक्षण देने की घोषणा करके इन चुनौतियों को भी सफलतापूर्वक पार कर लिया। देवेंद्र फडणवीस पर लेख लिखने वाले वरिष्ठ पत्रकार अनोश की माने तो मराठा वोटों में 1995 में ही विभाजन हो गया था। देवेंद्र फडणवीस सूझबूझ से सफलतापूर्वक अपने हक में इसका इस्तेमाल करते हुए मुख्यमंत्री पद तक पहुंच गए और सबको पीछे छोड़ दिया। मीडिया प्रेमी फडणवीस। कहा जाता है कि फडणवीस को मीडिया की अच्छी समझ है, लेकिन अब ये भी सवाल उठा है कि क्या वो मीडिया को नियंत्रित करने की कोशिश कर रहे हैं। मराठी पत्रकारों की माने तो देवेंद्र फडणवीस ने मुख्यमंत्री बनने से पहले और उसके बाद मीडिया का बहुत ही चालाकी से इस्तेमाल किया। सबसे महत्वपूर्ण बात, फडणवीस पत्रकारों के बीच अपने हमदर्द पैदा कर लेते हैं। उन्हें मुंबई में लश्करे देवेंद्र कहा जाता है। वो एक तरह से बीजेपी के प्रवक्ताओं की तरह काम करते हैं। वो बहुत बेहतरीन तरीके से सरकार का समर्थन करते हैं। मीडिया के जरिए सरकार की सकारात्मक छवि कैसे बनाई जाए और नकारात्मक कवरेज से कैसे बचा जाए, इसमें फडणवीस को महारत हासिल है। हालांकि मीडिया के लिए ये अच्छा नहीं है, तो इससे आप समझ सकते हैं कि कैसे देवेंद्र फडणवीस ने अपने आप को मराठा राजनीति का बेताज बादशाह बना लिया है और कैसे उन्होंने इन सब पर काम किया है। आप इस पूरी खबर पर क्या कुछ राय रखते हैं? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। नमस्कार।